हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप भी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं जिसके कारण से आपको वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीदवार की प्रोफाइल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका सामने प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा पंजीकरण का फॉर्म। अब आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी आईडी बनाना होगा। तो आईडी बनाने के लिए क्या आपके पास पहले से आईडी है? अगर पहले से है तो यस करेंगे, मतलब हाँ करेंगे। जैसे आप हाँ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपकी आईडी और पासवर्ड आपको दोनों इंटर करना होगा और उसके बाद में यहाँ से लॉगिन कर लेना है, मतलब कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा अगर आपके पास नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे, एक ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों आपके पास आईडी और पासवर्ड मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल पर आ जाएगा। चलिए प्रोफाइल में अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन, अगर आपका आईडी और पासवर्ड दोनों आपको फॉरगेट करना है तो थर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपके सामने सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे आपके पास अगर आईडी पासवर्ड नहीं, मतलब आपके पास आईडी नंबर भी नहीं है, पहले से आईडी बनी हुई, तो लास्ट वाला ऑप्शन। मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो, नीचे से आपको सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। चलिए हम करेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर चॉइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आईडी और पासवर्ड दोनों आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोफाइल एडिट करें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको केवाईसी करना होगा, तो ओटीपी के द्वारा आप कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो तो आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा, एज यू विश, आपको कैसा करना है आपके अनुसार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड नंबर, आपका जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर इंटर करना होगा। अगर करेक्शन कर रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जनरेट गेट ओटीपी इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आधार कार्ड की एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब ये ओटीपी आपको सबमिट करना है। देन उसके बाद में गेट डिटेल इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहली गलती यहाँ पर होती है आपका नाम, सरनेम, और इसके बाद में आपके फादर का नाम, और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जन्म तारीख। दोस्तों ये तीनों चीजें आपको मिलाना है आधार कार्ड से। अभी तो आप फॉर्म भर लेंगे, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन अधिकारी के पास जाएंगे तब आपका जो है वहां से बाहर कर दिया जाएगा। पहली गलती यहाँ सुधार लीजिएगा। इसके बाद में आपकी जो बेसिक जानकारी है आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद में मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपको समस्या कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर जो मेल फीमेल है ये तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो भी आप यहाँ पर आपको देना होगा। अब सबसे बड़ी जो गलती होती है वो भी यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर पे। एक तो आपका जो हमने फर्स्ट देख लिया है, 2 नंबर की गलतियां क्या होती है कि यहाँ पर आपकी एजुकेशन जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने 12वीं पास है तो सिर्फ 12वीं पास ही कर लिया है। 12वीं पास से हम जैसे पात्रता का फॉर्म भर रहे हैं तो 12वीं पास तो कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल में पहले से डिप्लोमा फिक्स है और आपने यहाँ से प्रोफाइल कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे तो फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत आएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखेंगे विकलांग कैटेगरी के लिए अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये भी एक तीसरे नंबर की गलती है। कैसे होगा वो देख लीजिएगा। देखिए आपकी जो विकलांगता का प्रकार क्या है वो आप सिलेक्ट नहीं करते हो, कुछ और आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन में आप वहां से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये आपको सोच समझ करके भरना रहेगा। जैसे हम यस करते हैं ना, तो यहाँ जो प्रकार दिया है ये प्रकार आपका सही होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट में सब कुछ दिया रहता है, उस सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको मिलान करना रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, विकलांगता नहीं है, तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। देखिए चौथे नंबर की गलती वैवाहिक स्थिति को लेकर की होती है। जो वैवाहिक है वो ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पूरी जानकारी आपने यहाँ पर भरा है, पूरी जानकारी को फिल किया है, तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन करते समय ये आपसे सर्टिफिकेट जरूर लिया जाएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखें 5वें नंबर की गलती आपके पत्र व्यवहार में भी होती है। क्या होती है वो देख लीजिएगा। जो आधार कार्ड में जानकारी है उसी के अनुसार आपको भरना रहेगा। ऐसा ना हो कि आपके गांव शहर का नाम कुछ और हो, पिन कोड आपका कुछ और है और अपने मन से आपने भर दिया है, तो जब वहां वेरिफिकेशन अधिकारी के पास जाएंगे तो आपको वहां पर ये सारी जानकारी आपको देना होगा, फेस करना होगा ये प्रॉब्लम। छठे नंबर की क्या प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, यहाँ पर देख लीजिएगा। आप एग्जाम हॉल में आपने यहाँ पर जब
फॉर्म भरते हैं तो कुछ और बताते हैं। मान लो आपने आधार कार्ड दिया, लेकर जाते हैं वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, तो वहां पर आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट यहाँ दिखा रहे हैं वही सर्टिफिकेट आपको एग्जाम हॉल में भी लेकर के जाना है। ये अक्सर होता है, बहुत सारे एप्लीकेंट मुझे बोलते हैं कि सर गलती हमसे ऐसी हो गई है, तो आप ना करें। चलिए 7वें नंबर की गलती यह है कि आपके अगर आधार कार्ड के अनुसार आपका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है कहीं पर भी, आप जैसे कैप्चरिंग करवाने जाते हैं, फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो इन चारों कंडीशन में से देखना होगा आपकी फिंगरप्रिंट नहीं आ रही, उंगलियां नहीं आ रही, दोनों हाथ की उंगलियां नहीं है, दोनों हाथ ही नहीं है, तब उस कंडीशन में आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा जो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आपको प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्री की बात है, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, क्या आपको फोटोग्राफ वगैरह सब सुधार करना है, तो यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ से पंजीकरण करें, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ डॉक्यूमेंट्री को लेकर के 7वें नंबर की क्या प्रॉब्लम है वो देख लीजिएगा। फोटोग्राफ की बात करें तो दोस्तों प्लेन बैकग्राउंड में होना, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लीन फोटो होना चाहिए, 3 महीने से पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपका फोटोग्राफ होना चाहिए तो मान्य किया जाएगा, नहीं तो वहां से बाहर कर दिया जाएगा। सिग्नेचर जनरली हम लोग ऐसे कर जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, मैं खुद 11 साल हो गए मुझे इसी लाइन में, कंप्यूटर लाइन में, ऑनलाइन लाइन में, तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी समस्या आती है। तो ये मैं भी बताता हूं कि ऐसा नहीं करना है, बीचों बीच आपको सिग्नेचर करना रहेगा। इस प्रकार से मैं अपलोड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो सिग्नेचर की बात हो गई, आपको ऐसा करना जैसा मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो राइटिंग है उसको लेकर भी रिजेक्शन आते हैं। तो राइटिंग में जैसे हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको टाइप करना है, मतलब यहाँ पर लिखना रहेगा, तो कुछ लोग आगे से स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग आपकी जो है बॉक्स से बाहर ही हो जाती है, तो ये आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से जैसे कुछ एप्लीकेंट बाहर कर देते हैं, लिखते लिखते बाहर हो जाती है, तो वो भी आपको सही नहीं रहता है। सही मायने में देखा जाए तो इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अंदर ही आपको जो आपकी राइटिंग है उसे आपको लिखना रहेगा, और ऐसा इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। ये राइट फॉर्मूला है, मैं आपको कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा। देख लीजिए, अब यहाँ पर पीबी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए वो समझ लीजिएगा। 8वें नंबर की प्रॉब्लम है, ये 8वें नंबर की गलतियां होती है। इस प्रकार से फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ अगर मैंने जैसे बताया था वैसा आपको फोटोग्राफ लेना है, मतलब यहाँ पर राइट फॉर्मूला ये है, आपका जो फ्रंट फेसिंग फोटो होना चाहिए और बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। आपने फोटो एक तरफ लगा दिया है और जगह छूट रही है, तो ये फोटो मान्य नहीं किया जाएगा। ये पीबी की तरफ से आपको स्पष्ट तरीके से गाइडलाइन दी गई है, स्पष्ट तरीके से बोला गया है। अब बात करते हैं सिग्नेचर की, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था टेम्पलेट पर। सिग्नेचर अगर आपका आधा अधूरा इधर आ रहा है और बाकी का लाइन से बाहर है तो ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ऐसा चलेगा। मतलब बॉक्स के अंदर आपका सिग्नेचर है तो उसे प्रॉपर माना जाएगा। मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा। सिग्नेचर की बात तो हो गई। अब यहाँ पर राइटिंग की बात कर, देखिए राइटिंग में ऐसा नहीं करना, आपको ऐसी आपको राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा करना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको बीचों बीच, बॉक्स के बीचों बीच आपको अगर राइटिंग है तो ये राइट में माना जाएगा, फॉर्मूला सही रहता है। मैं आपको कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा। एक और जानकारी समझ लीजिए, 9 नंबर की जानकारी है, ये बहुत ज्यादा लोग गलती कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गलती आपसे हो जाती है, करते नहीं हो। क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आपने जैसे जन्म प्रमाण पत्र आप अपलोड कर रहे हैं, 700-800 में आपको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करना होगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर जब आपके जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना रहता है, जाति की जगह आप लगा देते हो 10th की मार्कशीट, और 10th की मार्कशीट की जगह लगाते हो जाति प्रमाण पत्र, तो ये पूरी तरह से रद्द माना जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो जहां पर है यहाँ पर एक बार आपको व्यू कर लेना है, कंप्लीट होने के बाद व्यू कर लेना। मैं आपको आगे और दिखा देता हूं, जैसे ये समस्या आपकी जो आती है ना, ये कहां पर आपको फाइंड आउट करना वो आप समझ लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ से सबमिट करते हैं, चलिए मैं पहले तो आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कैसे आपको क्रॉप करना रहेगा। इस प्रकार से आपको फोटोग्राफ लेना रहेगा, मतलब थोड़ा सा जगह नीचे आपको रहना चाहिए, तभी आपका फोटोग्राफ सही आ पाएगा। देखिए मैंने मेरा फोटो दिखाया, आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। अब सिग्नेचर कैसे करना है वो देख लीजिएगा। सिग्नेचर में जैसे आप टेम्पलेट को वापस से स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैप्चर करना रहेगा, मतलब बीचों बीच में आपका सिग्नेचर आना चाहिए, कहीं से कटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं ये राइटिंग की, तो राइटिंग भी इसी प्रकार से, इसी फॉर्मूले से लेना है, कहीं से आपके राइटिंग कटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा नीचे अगर आप स्पेस आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने आपको करके दिखाया, राइटिंग हमारी बीचों बीच में है और राइट फॉर्मूला है, इसी के अनुसार आपको करना रहेगा। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग आपको अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पर आपके सामने राइटिंग और इसके बाद सिग्नेचर और आपका ये फोटोग्राफ, ये तीनों कंप्लीट आपको सामने अच्छे से दिख रहा है। 10वें नंबर की जो समस्या मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को जब आप प्रिंट आउट आती है ना, तो हम लोग क्या है उसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको चेक करना रहेगा राइटिंग आपकी कैसी है, फोटोग्राफ सही आया नहीं आया है।
तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपने पूरी जो जानकारी भरी है उस जानकारी को आपको अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद कोई सा भी आपने ईएसबी का कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपको इसी फॉर्मूले से करना होगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ये आपकी राइटिंग हो गई। नीचे देखेंगे तो दोनों ऑप्शन रहते हैं। चलिए इसके बाद में एक और जानकारी आपके सामने है, जैसे रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन में भी एक गलती होती है, ये 11वें नंबर की समस्या है, 11वें नंबर की आपकी गलतियां हैं। इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये बिल्कुल मिलान कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों समग्र आईडी के अनुसार आएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है, आपका नाम और समग्र आईडी। फादर नेम और हस्बैंड नेम ये वेरिएबल होता है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये आपको बिल्कुल मिलान करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन अधिकारी वहां पर ऐसा नहीं देखेगा कि आपके पास समय नहीं था या फिर आप भूल गए थे। तो ये आपकी मेजर प्रॉब्लम है, इसको आपको ध्यान से देखना रहेगा। चलिए आगे देखते। देखिए यहाँ पर आपके सामने ईएसबी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा दिखेगा, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। चलिए इस वाली लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ सामान्य पंजीकरण और आपकी जो जन्म तारीख है दोनों को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। सत्यापन करें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखना, आगे बढ़ाने के बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी लॉगिन हो जाएगी, आपका फोटो सिग्नेचर सब कुछ आपके सामने देखने को मिल जाएगा। चलिए फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपकी जो जानकारी आपने लॉगिन कर लिया है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशंस और आपको ध्यान भी रखना है, गलतियां ना करना है। संवर्ग की बात करें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता अगर आपके पास है तो ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्लिक करना है बिना वर्ग। ओके, अब यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट और जानकारी। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो ली गई सेवा की अवधि माह में आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक हैं? आपको ध्यान रखना होगा, 12वीं अगर आपकी गलती हो रही है तो ये गलती होती है यहाँ पर, है ना। अगर आप नगर सेवक या कोई से भी अगर सेवा में है तो आपको आप सिर्फ यस करना होगा यहाँ पर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग तो छोड़ ही देते हैं यार, इसमें कुछ ना कुछ आपको प्राथमिकता दी जाती है तो आप इसको टिक मार्क क्यों नहीं लगाते हैं। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? अगर हो तो यस करना, अदरवाइज इसे नो कर देना है। क्या आप विधवा, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा में से आप इसी इन कैटेगरी में से आप आते होंगे तो आपको वहां पर प्रोफाइल में आपको पहले वहां पर दिखाना होगा। अगर नहीं है ऐसा तो यहाँ पर लॉगिन ही नहीं हो, मतलब ओपन ही नहीं होगा ये ऑप्शन, है ना, तो इसे हाइड ही रहने देना। क्या आप अतिथि शिक्षक है? भैया बहुत बड़ी बात है, अतिथि शिक्षकों के लिए ये प्राथमिकता है इसमें। क्या आप अगर अतिथि शिक्षक है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। पहले से अगर कार्यरत है, अगर आप फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने वाले के लिए तो आपको नो ही करना होगा। जो पहले से कार्यरत है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही यस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो आपके सामने जैसे नगर सेवा मंडल का है तो हमने इसे नो कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपका विक्रम पुरस्कार नहीं है तो इसे भी नो कर दिया है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो कर देना है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बहुत ज्यादा आपको समझना है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का चयन प्राथमिक शिक्षा परीक्षा में भाग लेने के वाले आवेदक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम प्रवेश अगर प्रवेशरत है तो वह पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य है। इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि आपने जो परीक्षा आपकी चल रही है, अगर आप अंतिम परीक्षा में चल रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर आपका चल रहा है और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे आवेदकों को उस तिथि की अंक सूची या फिर उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उसका परीक्षण हेतु योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको सारी जानकारी समझना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कृपया नीचे दिए गए आपके अंतिम वर्ष की जो आप अध्ययनरत है या फिर क्या है, तो आपकी यहाँ पर एजुकेशन आपको देना होगा, आपने कंप्लीट किया है या फिर अध्ययनरत है। तो अगर उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण करेंगे, है ना। अब यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या उसके समकक्ष, अगर आपने 2 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा है तो ऊपर वाले ए नंबर के कॉलम को आपको लगाना होगा। अगर आपके पास कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं पास आपने किया है और इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त क्रियाविधि, इसके साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर है तो आपको बी कॉलम को लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर थर्ड नंबर का देखें, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय का अगर आपके पास बीएलएड है तो सी वाले कॉलम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष अगर शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा, एक बात का ध्यान रखिएगा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डी कॉलम को आपको क्लिक करना है। चलिए इसके बाद में जो आगे वाली जो ऑप्शन है वो देखते हैं। स्नातक उपाधि में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और इसके समकक्ष क्या है, तो अगर आपके पास प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष के साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको ई कॉलम को लगाना है, अदरवाइज ऊपर वाले आपको चॉइस करना होगा। और यहाँ पर एक लास्ट वाला और समझ लीजिएगा, संस्कृत पाठशाला में प्राथमिक शिक्षक संस्कृत से संबंधित संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से या फिर उत्तर माध्यम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर होगी या इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपके पास शिक्षा है उसे आपको क्लिक करना होगा। हमारे पास सबसे ऊपर वाला है तो हमने ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे, पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्रों में भाग हेतु विषय हेतु चयन करें। अब आपको यहाँ पर भाषा 1 और भाषा 2 दोनों अलग अलग है, तो इनमें से आपको किसी एक को लेना होगा, दोनों बार अलग अलग आपको लेना होगा, है ना। पात्रता परीक्षा हेतु सबसे पहले अनिवार्य आपका विषय क्या है, या तो आप हिंदी ले सकते हो, अंग्रेजी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो या फिर उर्दू ले सकते हो। तो हमने यहाँ फर्स्ट अगर हिंदी लिया है तो सेकंड में आप यहाँ पर हिंदी को नहीं ले सकते। ठीक है, जब वहां पर आप सबमिट करेंगे तब ये दिक्कत आएगी आपको। पात्रता परीक्षा हेतु भाषा 2 में आपको दूसरा विषय लेना होगा। आप हिंदी को छोड़ करके आप अंग्रेजी या संस्कृत या फिर उर्दू इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर संस्कृत किया है तो ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में एक और जानकारी है, आपके द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा में किस माध्यम से उत्तीर्ण की गई थी। फिर से समझ लीजिएगा, आपके द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा किस माध्यम से उत्तीर्ण की गई थी, हिंदी, अंग्रेजी क्या है, तो हमने हिंदी से किया है तो हिंदी करेंगे, आपने अंग्रेजी से किया है तो अंग्रेजी आपको लगाना होगा। इसके बाद में आगे वाला ऑप्शन, क्या आप अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कराने में सक्षम है, अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो मत करना, क्योंकि वहां वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको नो कर दिया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, आवेदक द्वारा पदों हेतु नियम पुस्तिका में जो उल्लेखित जो पदवार दिया गया है इनमें से शैक्षणिक अर्हता आप रखते हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ये सब जानकारी आपकी जहाँ अर्हता रखते हैं तो आपको यस करना होगा, इसे यस करना ही होगा, वैसे आगे नहीं बढ़ सकते इसके बगैर। अब यहाँ पर 4 आपके सामने परीक्षा सेंटर आपको चॉइस करना होगा, इंदौर, भोपाल, जो भी कुछ है आपके अनुसार आपको लेना होगा। फर्स्ट हमने इंदौर लिया है, भोपाल लिया है, ऐसा आपके अपने अनुसार आपको चॉइस करना है, आपको परीक्षा कहाँ देने जाना है। ठीक है, तो ये 4 परीक्षा सेंटर हमने तैयार कर लिए। आगे बढ़ाएंगे, जैसे आगे बढ़ा ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास में जो एक प्रिंट आउट आएगी उसे आपको देखना है। देखिए पूरी फाइनल प्रोसेस करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है भुगतान नहीं। अब यहाँ पर एक और गलतियां होती है हमसे, ये 13वें नंबर की आपकी गलती है, तो इसे भी आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है। गलती क्या है, पूरा प्रिंट आउट होने के बाद में आपको इसको प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर मोबाइल पर भी देखे तो आपको एक एक अंक आपने जो भरा हुआ है पूरी जानकारी आपको विधिवत तरीके से चेक करना है। ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए जिसके कारण से आपको सिर्फ पछतावा ही रह जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ऐसे आपको पूरा कंप्लीटली चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी जानकारी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको पेमेंट करना रहेगा, तो पेमेंट कैसे करें वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा नेट बैंकिंग का। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई से ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट अटकने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपके पास अदर मोड कोई से हो तो आप यहाँ से इस गेटवे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।